बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। ओके, एक इसके अंदर टैग होता है जिसको हम कहते हैं सेक्शन। ओके, और एक इसके अंदर टैग होता है जिसको हम कहते हैं डिव। ठीक है, इसके अलावा और भी टैग्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर हेडर होता है, और हेडर के अलावा इसके अंदर एक टैग होता है फुटर। ठीक है, ये पांच बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। इन पांचों का यूजेज, इसमें से जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं टैग्स, वो आपके सेक्शन और डिव। ये दो टैग्स आपके बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं। सेक्शन, जैसे आपको सेक्शन के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये टैग आपको किस वजह से यूज़ करते हैं। आप ये टैग आप यूज़ करते हैं किसी भी सेक्शन को बनाने के लिए। सेक्शन को टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं, टेक्निकल टर्म के अंदर जो आपका सेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल ये अगर आप वेबसाइट देखें तो इस वेबसाइट के अंदर ये जो आपका एक सेक्शन आ रहा है इसको हम सेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो और इसी तरह से हाउ इट वर्क्स आ रहा है, ये आपका एक सेक्शन है। तो ये आपके अलग अलग सेक्शन होते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, इसी तरह से आपकी मोबाइल ऐप के अंदर भी। लेकिन मैं अभी फिलहाल वेबसाइट की डिस्कशन कर रहा हूँ, तो ये सेक्शन आपके जो होते हैं वो हम इसको सेक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका पूरा कंटेंट आता है ये आपका सेक्शन के कंटेंट सेक्शन के अंदर आता है। ठीक है, मतलब ये आपको मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ। बाकी इसके अलावा अगर आप इसको डिफ के अंदर भी रखेंगे इस पूरे कंटेंट को तो तब भी कोई मसला नहीं होगा, लेकिन सेक्शन ये आपकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है कि आपको ये देखने में ही आपको पता चल जाता है कि ये पूरा कोड आपके एक सेक्शन का है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास एक टैग होता है डिव। डिव का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, डिविजन्स आपकी क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इस लेआउट को अगर आप यहाँ पर देखें तो इस लेआउट के अंदर काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं, काफ़ी सारी डिविजन्स हैं। डिविजन्स आपको क्या होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस बॉक्स के अंदर अगर आप देखें तो इस बॉक्स के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास एक डिवीजन आपकी ये है, और दूसरी डिवीजन आपकी ये है जिसके अंदर आपकी हेडिंग आ रही है। ठीक है, और एक डिवीजन आपकी है जिसके अंदर आपका आइकॉन आ रहा है। इसी तरह से एक डिवीजन आपकी ये है जिसके अंदर आपके पास इस फीचर की डिस्क्रिप्शन आ रही है, और एक डिवीजन आपकी ये है जिसके अंदर आपके पास इस कार्ड, ये जो आपका कार्ड है इस कार्ड की आपके पास बटन, इस कार्ड का आपके पास बटन आ रहा है। ओके, तो इसको हम यूजुअली जो इसको हम टेक्निकल टर्म के अंदर हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है कार्ड का, जो कि आपका ये कार्ड का एक जो आपका लुक एंड फील है ये दे रहा होता है, जिसको आप बॉक्स भी कह सकते हैं, आप कार्ड भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है जिस जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उसके अंदर उसके अंदर आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आपका लेआउट होता है वो लेआउट आपको बिल्कुल जो डेप्थ होती है आपके लेआउट की, वहां से आपको उसको तोड़ना चाहिए अपने लेआउट को। ठीक है, इसके अंदर डिव बनाने के अंदर आपको जैसे ये नहीं सोचना चाहिए कि आप ज़्यादा डिव बनाएंगे तो उसके अंदर आपको उसके अंदर आपको जो है वो आपका कोड हैवी होगा, या फिर कोई इस तरह से आपको नहीं सोचना चाहिए। लेकिन इसके अंदर ये भी होता है कि जो आप अननेसेसरी भी आपका कोड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक कार्ड आपको बनाना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स का मतलब ये है कि ये आपकी एक डिव है। अगर आप इसको अपने लेआउट के हिसाब से देखें तो आपके लेआउट के हिसाब से ये जो बॉक्स है आपकी, ये बॉक्स आपकी एक डिव होती है। ओके, अच्छा, फिर इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पर एक आइकॉन है तो ये आइकॉन भी समझें आपकी एक डिव है। ओके, तो मतलब इसको इस तरीके से आप देखें कि जो आपका लेआउट है उस लेआउट के अंदर आपकी एक एक चीज आपकी डिविजन्स होती हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक हेडिंग लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फीचर वन। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी फीचर वन की, तो फीचर वन की एक ये हेडिंग है। ठीक है, अब ये जो हेडिंग मैंने यहाँ पे लिखी है तो इसका मतलब ये है कि ये जो हेडिंग है यहाँ पे ये भी एक डिव के अंदर आप इसको डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसको बगैर डिव के भी डाल दें, बट इसको आप एक डिव के अंदर अलग से डालें, ताकि उसके अंदर क्या होगा कि अगर इन फ्यूचर अगर आपको यहाँ पे सेकंड हेडिंग भी अगर लिखनी पड़ती है सब हेडिंग के तौर के ऊपर, तो उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके अंदर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह का जो आपका लेआउट का स्ट्रक्चर होता है, अगर आपको ये लेआउट का स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली बनाना आ जाता है तो फिर आप इसको प्रॉपर तरीके से आप अपने लेआउट को, आप अपनी एचटीएमएल को बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लेआउट का स्ट्रक्चर आपको नहीं समझ में आएगा, ये नहीं बनाना आएगा, तो फिर आपको अपने एचटीएमएल के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको पेश आएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि लेआउट स्ट्रक्चर समझना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो एचटीएमएल के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका लेआउट बनाने का जो आपका तरीका है, जो आपकी स्ट्रैटेजी है, वो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे जो होते हैं काफ़ी सारे फ्रंट एंड डेवलपर्स ऐसे होते हैं जो कि पोजीशन एब्सोल्यूट्स या पोजीशंस के ऊपर काम करते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो चीज़ें कहाँ पे कब यूज़ करनी होती हैं आपको। बट अभी आप सिर्फ ये ध्यान में रखें कि जो आपको डिविजन्स बनानी होती हैं आपको अपने लेआउट बनाने के लिए, वो डिविजन्स के लिए आप डिव के टैग को आप यूज़ करते हैं, और वो डिविजन्स आप अपने जो आपकी ग्रुपिंग होती है उसके हिसाब से आप वो डिविजन्स आप बनाते हैं।
इसके अंदर अगर आप फिग्मा के अंदर अगर आप ऑटो लेआउट का जो फीचर होता है आपके अंदर, आपके डिज़ाइन के अंदर जो जो ऑटो लेआउट के अंदर फॉर एग्जांपल एक आपका ऑटो लेआउट का फ्रेम है, तो वो आपका एक समझे एक डिव होती है, ठीक है। तो ये मैं आपको बाद में डिटेल के अंदर मैं बताऊंगा कि ऑटो लेआउट क्या होता है क्या नहीं होता। जो लोग यूआई यूएक्स का सेशन ले रहे हैं वो उनको इस बारे में पता है, लेकिन जो अभी यूआई यूएक्स का सेशन नहीं ले रहे हैं उनको मैं बाद में ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बट अभी आप ये ध्यान में रखें कि जो आपकी डिव होती है वो डिव आपकी एक कंटेनर जो आपका होता है, कंटेनर आपका क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको सब हेडिंग आपको लिखनी है, ओके। फॉर एग्जांपल ये आपको सब हेडिंग लिखनी है, तो ये आपका ये दोनों आपका एक सब हेडिंग आपकी ये पार्ट है एक कंटेनर का, ओके। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक लेआउट यहाँ पे बनाता हूँ जिसको मैं यहाँ पे एक lipsum.com से मैं एक टेक्स्ट उठा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जो कि आपका सिंपल एक पैराग्राफ का टेक्स्ट होगा। ये टेक्स्ट उठा के मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पैराग्राफ का टेक्स्ट मैंने उठाया, ओके। और इस पैराग्राफ के टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर लाके इंसर्ट कर दिया। अभी ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं आपको फिग्मा के अंदर में ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये समझना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं आप लोगों को अभी फिग्मा के अंदर में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं ये फिग्मा के अंदर आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको बाद में आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैं किस किस वजह से आप लोगों को फिग्मा के अंदर में बता रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह का एक लेआउट है, ओके। इसका टेक्स्ट मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कलर में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि ये आप लोगों को क्लियरली नजर आए, ओके। ये आप लोगों को एक कार्ड नजर आ रहा है। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे एक बटन भी आपको यहाँ पे नजर आएगा। बटन को मैं यहीं से उठा के मैं फिलहाल प्लेस कर देता हूँ ताकि टाइम हमारा सेव हो, ओके। ये बटन भी मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया और इस बटन के अंदर मैं स्ट्रोक हटा के बैकग्राउंड में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ओके। तो ये हमारे पास एक कार्ड है, ओके। ये हमारे पास एक कार्ड है जिसके अंदर हमने यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हमने यहाँ पे लगाई हैं। एक हमने आइकॉन की हमने एक प्लेसमेंट लगाई है, एक हमने यहाँ पे अपनी हेडिंग्स की प्लेसमेंट लगाई है, और एक हमने यहाँ पे पैराग्राफ की प्लेसमेंट लगाई है, ठीक है। अच्छा, अब इस कार्ड को अगर आपको डिज़ाइन करना होगा तो वो आप कैसे डिज़ाइन करेंगे? वो डिज़ाइन करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक डिव बनाएंगे अपने कार्ड की, ठीक है। एक डिव आप बनाएंगे और उस डिव के अंदर आप अपना एक आइकॉन बनाएंगे। मैं अभी आपको ये बनाकर बताऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ इसका स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। एक डिव आप बनाएंगे जिसका जो आपके कार्ड की एक डिव होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक डिव बनाएंगे जो कि आपके आइकॉन की डिव होगी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक डिव बनाएंगे जो कि आपकी हेडिंग की डिव होगी, जिसके अंदर आपकी जो हेडिंग और सब हेडिंग दोनों आएंगी उसके अंदर। फिर उसके बाद एक आप और एक को डिव डिव बनाएंगे, उसके अंदर आपके पास क्या होगा, उसके अंदर आपके पास आपका पैराग्राफ होगा। फिर एक और डिव आप बनाएंगे जिसके अंदर आपके पास आपके मल्टीपल बटन्स, एक या एक से ज्यादा बटन्स आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने लेआउट को ब्रेक डाउन करते हैं अब डिविजन्स के अंदर, डिव्स के अंदर, सेक्शंस के अंदर, और अपने पास मल्टीपल हेडिंग्स के टैग को आप यूज करते हुए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको आपको थोड़ा सा कार्ड का मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देता हूँ। अपने पास जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हों वो प्लीज नोट करते रहिएगा। सेशन के आखिर में मैं आप लोगों से क्वेश्चंस लूंगा, ओके। जी हाँ, बिल्कुल। अभी हम इसको बनाएंगे तो फिर ये आपको ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक डिव मैंने यहाँ पे लगाई है, और इस डिव के अंदर अच्छा, सबसे पहले आपका जो एचटीएमएल स्ट्रक्चर है वो आपका क्लियर होना चाहिए आपके माइंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, आपकी आती है सीएसएस। अगर आपने एचटीएमएल स्ट्रक्चर सही नहीं बनाया तो आप सीएसएस आपको हेल्प नहीं करेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन आपका एचटीएमएल स्ट्रक्चर अगर आपका बहुत अच्छा बना हुआ है तो सीएसएस को लिखने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी पेश आएगी, उसके अंदर फिर आपको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले आप यहाँ पे एक क्लास डिफाइन कर दें, फॉर एग्जांपल कार्ड की, ओके। फिर इसके बाद आप यहाँ पे एक डिव डिफाइन कर दें जिसके अंदर आप लिख दें आइकॉन फॉर एग्जांपल। फिर आप एक और डिव डिफाइन कर दें, इसके अंदर आप लिख दें हेडिंग्स, ओके। अच्छा, फिर इसके बाद एक और डिव आप डिफाइन कर दें, इसके अंदर आप लिख दें डिस्क्रिप्शन। फिर इसके बाद एक और डिव आप डिफाइन कर दें जिसके अंदर आप लिख दें बटन। ये हमने जो हमारा पेरेंट जो मेन हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो मेन स्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ पे बनाया है, जिसके अंदर मैंने एक कार्ड में मैंने यहाँ पे लिखा, एक मैंने आइकॉन डाला है, एक मैंने हेडिंग्स, एक डिस्क्रिप्शन और एक बटन, जो कि हमारा डिज़ाइन है इस डिज़ाइन के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे हम यहाँ पे जो अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट क्या आता है, अब सेकंड पार्ट हमारे पास आता है हमारी सीएसएस लिखने का। सीएसएस के अंदर क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर कुछ भी नहीं नजर आएगा। मैं इसकी एक नई फाइल बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं कल वाली फाइल को मैं नहीं छेड़ता। मैं इसकी एक नई फाइल यहाँ पे बना लेता हूँ card.html के नाम से, ओके। डॉक टाइप HTML हेड बॉडी, ठीक है। ये मैंने एक नई फाइल बनाई है।
और इस नई फाइल के अंदर मैं आपको समझाने के लिए मैं यहीं पर इसकी सीएसएस में लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपको क्या होगा कि ये कार्ड मैंने बनाया, कार्ड के अंदर आइकॉन मैंने डिफाइन कर दिया और यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने पास ब्राउजर के अंदर फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये ब्राउजर के अंदर मैंने इस कार्ड को अपने पास ओपन कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा, आपको सिर्फ क्या नजर आ रहा है, आपको यहाँ पर एक कार्ड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जो कि आपकी सिर्फ डिव है, इसके अंदर और कुछ भी आपको नहीं नजर आ रहा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा, सिर्फ आपको वो आपका एचटीएमएल का जो स्ट्रक्चर है आपको सिर्फ वो नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखी नहीं है। ओके, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे हेडिंग्स डाली हैं वही हेडिंग्स में यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। यहाँ पर हेडिंग के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल फीचर 1। ओके, इसी तरह से मैं यहाँ पर हेडिंग के अंदर डाल देता हूँ H3 के अंदर फॉर एग्जांपल सब हेडिंग। ओके, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं सेम डिस्क्रिप्शन ही मैं फॉलो कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे कॉपी करी है। ओके, फिर इसके बाद है मेरे पास बटन्स। ओके, बटन के अंदर मैं यहाँ पे बटन डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल एक टैग आपके पास होता है बटन का। ठीक है, ये बटन का टैग मैंने यहाँ पे डाला और इस बटन के टैग के ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राई इट फॉर फ्री फॉर एग्जांपल, जो मेरे पास डिज़ाइन है मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपका HTML स्ट्रक्चर अब आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, लेकिन स्टाइलिंग अभी हमने अप्लाई नहीं करी तो स्टाइलिंग आपको नहीं नजर आएगी। ठीक है। अच्छा, स्टाइलिंग यहाँ पे दिखाने के लिए आपको क्या करना है, अब हम इसकी सीएसएस लिखेंगे। सीएसएस लिखने के लिए मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि मैं साइड बाय साइड अपनी एक्सटर्नल फाइल में ओपन कर लूँ। एक्सटर्नल फाइल में यहाँ एसेट्स के अंदर एक फाइल बनाता हूँ कार्ड डॉट CSS के नाम से। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ लिंक रेल। अच्छा, अगर आपको स्टाइल शीट के बारे में नहीं पता है तो पुराने सेशंस को आप देख लीजिएगा, आपको उसके अंदर समझ में आ जाएगा कि स्टाइल शीट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। एसेट्स कार्ड डॉट CSS। ओके, यहाँ पर मैंने अपनी CSS यहाँ पे लिख दी। CSS मैंने यहाँ पे लिंक कर दी अपनी कार्ड डॉट CSS को। और मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल कार्ड के अंदर टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ बॉर्डर सॉलिड 4 पिक्सल रेड। मैं अपने पास यहाँ पर जो मेरा जो कोड आ रहा है इस कोड को मैं यहाँ पे दो विंडोज में स्प्लिट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए कि आपको साइड बाय साइड आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एडिटर लेआउट और स्प्लिट राइट फॉर एग्जांपल। ठीक है, और यहाँ पर मैं सारी फाइल्स को बंद करके कार्ड डॉट CSS को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और कार्ड डॉट HTML मेरी यहाँ पर ओपन हो रही है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है वो आपको यहाँ पे दो फाइल्स नज़र आ रही है, एक आपको HTML फाइल नज़र आ रही है और एक आपको CSS फाइल नज़र आ रही है। ठीक है, और ये हमारे पास है ब्राउज़र। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास कार्ड का स्टाइल यहाँ पर आपके पास अप्लाई हो गया। ओके। अच्छा, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूंगा जाके कि मेरे पास कार्ड की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। अब यहाँ पे जो कार्ड आपको नजर आ रहा है वो आपको नजर आ रहा है 486 पिक्सल विड्थ का। ओके, तो इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे कार्ड को मैं विड्थ असाइन कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल विड्थ 486 px फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और इसके अंदर जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर वो मैं डिफाइन कर देता हूँ रेड। ओके, तो अब आपको यहाँ पे नजर आएगा कि आपको 486 पिक्सल का आपको कार्ड यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा, ये वाला मैंने जूम आउट किया हुआ है इस वजह से आपको ये कम नजर दिख रहा है। मैं अगर इसको जो मेरा जूम यहाँ पर है उसको मैं अगर 100% करके मैं इसको अगर सही कर दूँ तो फिर ये मेरे पास इसका लुक बिल्कुल एज इट इज आएगा जो मैं वहाँ पे डिफाइन करूँगा। ठीक है, अब मेरे पास इसका साइज है 360 पिक्सल। मैं यहाँ पे भी डिफाइन कर देता हूँ 360। ओके, और बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ डिफाइन किया रेड। अच्छा, अब बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, लेकिन आपको यहाँ नजर आएगा कि अभी आइकॉन मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है। ठीक है, आइकॉन अब मैं यहाँ पे इसका कोई ना कोई एक आइकॉन मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। आइकॉन के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल वाइट बैकग्राउंड मैंने यूज़ किया है, तो यहाँ पर भी मैं वाइट बैकग्राउंड ही मैं सिंपल मैं यूज़ करता हूँ। आइकॉन के लिए मैंने यहाँ पे क्लास ऑलरेडी डिफाइन करी हुई है। मैं यहाँ पे जाता हूँ आइकॉन। फॉर एग्जाम्पल आइकॉन की विड्थ मेरे पास क्या है, आइकॉन की विड्थ है मेरे पास 120 पिक्सल फॉर एग्जाम्पल। 120 पिक्सल, और आइकन का बैकग्राउंड कलर है मेरे पास वाइट फॉर एग्जांपल। ठीक है,
अब आप इसको अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड नजर आ रहा है, आपको आपकी हेडिंग नजर आ रही है, सब हेडिंग नजर आ रही है, और आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है, और आपका बटन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, तो ये चीजें आपको अभी यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर आपके पास कोई स्पेस नहीं आ रहा है, जैसे हमारे पास यहाँ पर स्पेस आ रहा है। फिग्मा के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ये स्पेस आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये स्पेस में वहाँ पे अपने अंदाजे से फिलहाल मैं दे देता हूँ, लेकिन इसका तरीका दूसरा होता है। फिलहाल मैं अपने अंदाजे से मैं ये एक जो गैप है वो गैप में अपने अंदाजे के हिसाब से मैं वहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। मैं गैप देने के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग। मैं आपको ये बाद में डिटेल के अंदर बताऊंगा कि पैडिंग क्या होता है, और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है मार्जिन। अभी आप सिर्फ ये ध्यान में रखें कि अंदर की तरफ अगर आपको स्पेस देना हो तो आप पैडिंग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, पैडिंग क्या करता है, पैडिंग आपको जो अंदर की तरफ जो आपका स्पेस होता है वो अंदर की तरफ स्पेस क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये पैडिंग हमने यहाँ पे डिफाइन करी 30 पिक्सल। यहाँ पे मैंने विड्थ डिफाइन करी, और इसके अलावा मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डिफाइन किया, और अब मैंने यहाँ पे पैडिंग मैंने डिफाइन करी 30 पिक्सल फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो तकरीबन मोरलेस हमारा लेआउट का वो शेप आना शुरू हो गया जो हमारे पास फिग्मा के अंदर हमारे पास लेआउट है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास फॉन्ट फैमिली भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है जो कि चेंज है। मैंने यहाँ पे पॉपिंस फॉन्ट यूज किया हुआ है, लेकिन मैं फिलहाल आपका पॉपिंस यूज नहीं करता, मैं कोई ऐसा फॉन्ट यूज करता हूँ जो कि हमारा सिस्टम फॉन्ट है, क्योंकि कस्टम फॉन्ट मैंने आपको अभी नहीं बताया, तो मैं कस्टम फॉन्ट की तरफ मैं नहीं जाता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरे पास हेडिंग है, हेडिंग्स है, हेडिंग्स के अंदर जो मेरे पास हेडिंग्स के अंदर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ फॉन्ट फैमिली। ठीक है, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल एरियल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फॉन्ट चेंज होके नजर आ गया। अच्छा, एक चीज अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर मैंने हेडिंग्स के ऊपर मैंने फॉन्ट अप्लाई किया है, मैंने H2 या H3 के ऊपर अप्लाई नहीं किया। इसकी वजह यह है कि अगर मैं H2 के ऊपर अप्लाई करूंगा तो मुझे सेपरेटली H3 पर भी अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं हेडिंग के ऊपर अप्लाई करूंगा तो उसके अंदर जितने भी फॉन्ट्स हैं वो सारे फॉन्ट्स आपके फॉन्ट फैमिली एरियल के अंदर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन वो तब होते हैं जब आपने इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया हुआ। अगर फॉर एग्जांपल इसके ऊपर आपने अलग से फॉन्ट अप्लाई किया हुआ है हेडिंग के अंदर H2 या H3 के ऊपर, तो वो आपका ओवरराइड नहीं होगा। वो ये इसका जो पेरेंट इसका जो ऑर्डरिंग होती है वो इस तरह से होती है कि ये देखता है कि पहले आपका जो नेस्टेड जो आपका कंपोनेंट है, नेस्टेड का मतलब ये है कि H2 आपका नेस्टेड है हेडिंग के, और हेडिंग आपकी नेस्टेड है कार्ड के। ठीक है, तो आपका जो पेरेंट है, पेरेंट आपका क्या है, H2 का जो पेरेंट है वो है आपका हेडिंग, हेडिंग का पेरेंट क्या है, कार्ड। और कार्ड का मतलब ये है कि ये ऐसा ले लें कि ये आपका एक ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के बाद फादर, फादर के बाद फिर सन के बाद फिर उसका सन। तो इस तरीके से आप इसको अगर समझेंगे तो ये आपको आसानी हो जाएगी कि ये आपका पेरेंट है, फिर ये उसके चाइल्ड है सारे। ठीक है, फिर इसके फिर इसके चाइल्ड के भी फिर अपने चाइल्ड है। ओके, इसी तरह से ये पेरेंट है कार्ड का। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये डिस्क्रिप्शन हमारी हेडिंग के अंदर नहीं है, डिस्क्रिप्शन हमारी हेडिंग के बाहर है। तो दैट मीन्स कि ये जो आपका डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन जो ये चाइल्ड है आपका कार्ड का। तो इस वजह से हम यहाँ पर ये देखने की वजह ये है कि अगर आपने कोई H2 के ऊपर स्टाइल अप्लाई किया हुआ है जो कि आपने कार्ड के अंदर हेडिंग्स और फिर H2 आपने बताया हुआ है, तो वो H2 को आप ओवरराइड नहीं कर सकते पेरेंट की क्लास की मदद से। ये आपको जब काम करेंगे और जब हम आगे जाएंगे तो आपको ये मजीद समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसकी और मजीद डेप्थ के अंदर मैं फिलहाल नहीं जा रहा। ओके, अच्छा, हेडिंग्स के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया फॉन्ट फैमिली। इसी तरह से मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ कलर वाइट। ओके, मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि व्हाइट कलर आपका हेडिंग 1 के अंदर और हेडिंग 2 के अंदर आपका व्हाइट कलर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद आपका आ जाता है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के लिए मेरे पास यहाँ पे पैराग्राफ के लिए डिस्क्रिप्शन है। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन पे, जबकि यहाँ पे मेरे पास एक ही पी पैराग्राफ है, तो मैं यहाँ पे पी के ऊपर ही मैं अप्लाई कर देता हूँ फॉर एग्जांपल वाइट। ओके, और फॉन्ट फैमिली में ये वाली फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ, एरियल। ओके, इसी तरीके से अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये आपका, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको व्हाइट कलर का पैराग्राफ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और आपको बटन यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, बटन के लिए मैंने यहाँ पे एक टैग लगाया हुआ है बटन का। जैसे मैंने पैराग्राफ के टैग की मदद से स्टाइल डिफाइन किया है, इसी तरह से मैं बटन के टैग की मदद से स्टाइल डिफाइन कर देता हूँ। ये मैंने सिलेक्टर्स का मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर बताया था, आप लास्ट सेशंस को देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता सिलेक्टर्स के बारे में। अच्छा, बटन के ऊपर मैं एक स्टाइल डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड वाइट।
ओके, वाइट यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे मैंने कहीं पे नाम यूज़ किया हुआ है, कहीं पे मैंने कोड यूज़ किया है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए यूज़ किया है कि आप इसके अंदर आप अपना हेक्स कोड भी यूज़ कर सकते हैं और आप नाम भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके कलर का जो नाम है। ओके, लेकिन ये वैलिड होना चाहिए, अगर ये वैलिड नहीं है तो फिर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, अगर ये वैलिड नहीं है तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा। ओके। अच्छा, बटन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया बैकग्राउंड कलर वाइट। ओके, और इसी तरह से बटन का एक बॉर्डर आ रहा है, उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल नन। ये बाय डिफॉल्ट, अगर मैं आपको याद हो तो मैंने शुरू में बताया था कि बाय डिफॉल्ट आपका ब्राउजर कुछ स्टाइल्स अप्लाई कर रहा होता है, अगर आपको वो स्टाइल्स रिमूव करने हैं तो फिर आपको वो रिमूव करने पड़ेंगे मैनुअली। ओके, इसी तरह से हम पैडिंग डिफाइन करते हैं 10 पिक्सल, ताकि आपके बटन के अंदर आपका थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाए। और हम इसके ऊपर डिफाइन करते हैं बॉर्डर रेडियस, ताकि आपके बटन्स जो हैं वो राउंडेड हो जाएं। ओके, तो ये मैंने सिंपल सा कार्ड मैंने आपको बनाकर दिखाया है, इस कार्ड के अंदर मैं कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिंपल मैंने डिव्स यूज़ करी है। ओके, और डिव्स को मैंने इस तरह से यूज़ किया कि मैंने उसके डिविजन्स मैंने बनाई है। अब उसके अंदर आपके आइकॉन की मैंने अलग डिवीजन बनाई है, आपको हेडिंग्स की मैंने अलग डिवीजन बनाई है, और डिस्क्रिप्शन की मैंने अलग डिवीजन बनाई, और बटन्स की मैंने एक अलग डिवीजन बनाई। अच्छा, इसके अंदर मैं चाहता तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था कि मैं यहाँ पे बटन यहाँ से रिमूव करके और मैं डायरेक्टली बटन में यहाँ पे प्लेस कर देता, लेकिन ये जो आपका लेआउट होता है ये आपका फ्लेक्सिबल लेआउट नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल अभी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा मेरे लेआउट को अगर आप देखें, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि अगर आप इसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड करके चलेंगे अपने कोड को, तो इसका फायदा ये होता है कि अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कल को आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको यहाँ पे एक और बटन चाहिए, ठीक है, और वो बटन आपको यहाँ पे एज अ सेकंड बटन चाहिए इसके बराबर में, तो वो आप कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉच नाउ। ठीक है, तो अभी वो यहाँ पे आपको यहाँ पे बराबर में नजर आ रहे हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि ये बटन्स आपके पास काफी बड़े टेक्स्ट होते हैं, या फिर ये बटन्स आपके पास ऐसा होता है कि ये टेक्स्ट आपके अनलिमिटेड होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? उसके लिए आपको यहाँ पे प्रॉपरली आपको रैपिंग करनी होती है। रैप आपका क्या होता है कि आपको एक कंटेनर बनाना होता है इसका, जिसको आप मतलब आप इसको अभी हमने आप ये देखें कि अभी हमने इसको बिल्कुल ओपन छोड़ा हुआ है। ओपन छोड़ने का आपको यहाँ पे नुकसान ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर कोई ज़्यादा टैक्स अगर मुझे यहाँ पे लगाना है, या फिर मुझे और मजीद स्टाइलिंग अगर मुझे यहाँ पे लगानी है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं लगा पाऊंगा। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर का मुझे स्पेस मुझे बढ़ाना है, या फिर इस बटन के अंदर मुझे कुछ और भी मॉडिफिकेशन अगर मुझे करनी है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, वो मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से आप कोशिश ये करें कि आप हमेशा एक रैप बनाएं जब भी आपके पास इस तरह के कोई भी आपके पास सिनेरियोज आए, केसेस आए, तो आप यहाँ पे अपनी अपना एक कंटेनर आप यहाँ पे बनाएं, और इस कंटेनर के अंदर आप यहाँ पे अपने सारे काम करें, ताकि आपका लेआउट फ्लेक्सिबल रहे, और अगर आप उसके अंदर कोई भी चेंजेस अगर आपको मॉडिफिकेशन करनी हो तो वो आप बाद में इजीली आप कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें।